अरे सॉरी यार, मैं वो पिछली बार माइक का कॉलर में लगा, मतलब ये कॉलर माइक लगा लिया मैंने, लेकिन उसको उसका कॉर्ड ही उसके अंदर मतलब वो डाला नहीं, जो ऑक्स केबल के अंदर डालना पड़ता है वो डाला नहीं, इसलिए थोड़ी खरखर आवाज आ रही थी, तो मैं इसलिए रुक गया था तब। ठीक है, अपन वापस कंटिन्यू करते हैं। आई होप सो आपका प्रॉपर तरीके से मेरी आवाज आ रही थी मेरे को। लेट मी चेक। हेलो हेलो हेलो, आ रही आवाज। ठीक है, वो जंपल करता है ना, इसलिए तक लगा मुझे। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था रे, इट इज सिंपल टू फॉर्म एंड इजी टू ऑपरेट। बोले इसको अगर आपको कोई सी भी बंदे को एलएलपी चालू करना है तो बहुत इजीली बन जाती है। ये इजी बोल रहे हैं लेकिन इतना इजी नहीं है, ये कंपनीज के मुकाबले बहुत इजी है बनाना। ये सिंपल सी बात है, अगर आपको सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न बनाने तो बहुत चिल्लर है, बहुत मतलब आपको शॉपैक बनाना है 3 घंटे के अंदर आपको 2 या आधे घंटे में शॉपैक भी मिल जाता है, कभी कभी तो बहुत फास्ट मिल जाता है। शॉपैक निकालना बहुत इजीली, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न को बहुत इजीली बनाना। दूसरा, पार्टनरशिप फॉर्म करो तो सोल प्रोप्राइटरी से थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है पार्टनरशिप फॉर्म। फिर पार्टनरशिप फॉर्म से थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। अगर लिमिटेड लायबिलिटी से थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है कंपनी बनाना, तो मतलब सर आप फ्रेम के बाद चले गए। मतलब बोलने का मतलब कैसा है कि स्टप्पा बाय स्टप्पा है। आपको समझा क्या? यस, इट इज इजी टू ऑपरेट फॉर्म। दूसरा, द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड टू हिज शेयर एज रिटर्न इन द एग्रीमेंट। हम पार्टनर से ज्यादा कितना पैसा बुला सकते हैं जो एग्रीमेंट के अंदर लिखा गया है। सब जो एग्रीमेंट के अंदर लिखा गया है का मतलब क्या? जैसे हमने सपोजिंगली हेन मोटर्स के अंदर 3 पार्टनर्स या 4 पार्टनर्स, चारों पार्टनर्स ने बोला हम 25 लाख रुपए देंगे, तो सबका पार्टनर्स का मिला के कितना होगा? 1 करोड़ रुपए। पक्का पक्का। सपोजिंगली आज 4 पार्टनर ने 20 लाख रुपए दिए हुए, बाकी पार्टनर, हर एक पार्टनर कितना पैसा देगा? 5 लाख रुपए देंगे। पक्का पक्का। यस सर। दूसरा, आपको पॉइंट समझा क्या? सबसे पहला, ये क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या? पार्टनरशिप मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या? यस। उसके अंदर कोई मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। उसके अंदर मैक्सिमम नंबर क्या? मिनिमम की है 2, मैक्सिमम की है क्या? नहीं। मैक्सिमम कितने भी लोग रह सकते हैं। उसके अंदर पैसा लगाएंगे तो उसका कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। पक्का पक्का। ईजी है फॉर्मेशन करना, उसको ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। यस, ठीक है। द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर, हर एक मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, जहाँ पे रिटर्न रहती है एग्रीमेंट के अंदर। पक्का पक्का। यस। इट हैज़ लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। जब भी आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाने की है, वो बनाने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, ऐसा पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, नहीं आता है। लेकिन ये किसके कंपेरिजन में ज़्यादा खर्चा नहीं आता है? कंपनी से कंपेरिजन में। कंपनीज को बनाने के लिए ना कभी कभी तो 35-40 हज़ार भी लग जाते हैं, अगर ये कंपनी को बनाने का है तो। डिपेंड करता है कंपनी कैसी टाइप की बन रही है। अगर कंपनी बहुत सिंपल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन रही है तो 10-15 हज़ार में भी बन जाती है। डिपेंड्स अपॉन आपका सीएस कैसा है, कंपनी सेक्रेटरी कैसे है या चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसा है, वो डिपेंड करता है कैसे करता है। लेकिन अगर सपोजिंग आपको प्रोड्यूसर कंपनी बनानी है, प्रोड्यूसर कंपनी मतलब एग्रीकल्चरल कंपनी बनानी रहती है ना, उसको प्रोड्यूसर कंपनी बोलते हैं। अपन पढ़ेंगे, अपन एक प्रोड्यूसर कंपनी रहती है, तो प्रोड्यूसर कंपनी को ना बनाने के लिए करीबन आप ऐसे समझ के चलो 35 से 40 हज़ार का खर्चा आता है। तो ये डिपेंड करता है। तो उस कंपैरिजन में एलएलपी को बनाना बहुत सस्ता पड़ता है। ये कंपैरिजन कर रहा है हम। मतलब सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न से थोड़ी महंगी बनती है, थोड़ी नहीं काफ़ी महंगी बनती है, लेकिन कंपनी के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो बहुत सस्ती में बनती है। क्या? एलएलपी सस्ते में बनती है, कंपनी थोड़ी महंगी में बनती है। यस। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ज्वाइनिंग एंड लीविंग द एलएलपी। बोले देर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको ज्वाइनिंग करने में और लीव करने में। मतलब जो भी पार्टनर्स को कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। सर फिर ऐसे एग्रीमेंट का कोई क्लॉज नहीं है क्या? मतलब जैसे आपका शेयर को अगर ट्रांसफर करना था सागर पाटिल को, तो आप कर नहीं पा रहे थे, याद है आपको? हाँ बिल्कुल। तो क्या एलएलपी के अंदर रहते तो इजीली ट्रांसफर कर सकते क्या? कल चल के जब हिंद पाटिल के एक लड़के को अपना शेयर किसी और बंदे को ट्रांसफर करना था, तो वो कर सकता है क्या? नहीं। एग्रीमेंट के अंदर अगर अलग से बोला गया है, काय को नहीं चला, अगर एग्रीमेंट के अंदर बोला गया है कि वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता। वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर एग्रीमेंट के अंदर आपने रिस्ट्रिक्शन डाल दिए कि आपको मतलब अपना शेयर बेचने के पहले बाकी के पार्टनर को पूछना पड़ेगा, तो फिर पूछना पड़ेगा। फिर तो क्या बात का मतलब, बोलने का मतलब क्या है? क्या कानून आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है क्या? नहीं। लेकिन जब पार्टनरशिप के बीच में, मतलब पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है, क्या उसके अंदर आप एक क्लॉज डाल सकते हैं क्या? कोई भी पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर करने के पहले बाकी के पार्टनर को पूछना पड़ेगा? बिल्कुल डाल सकते हैं, और वो पार्टनर को वो क्लॉज को अप्लीकेबल भी होगा, लोगों को फॉलो भी करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। यस, डबल टैक्सेशन इज अवॉइडेड, देयर इज नो टैक्स ऑन द शेयर इन द प्रॉफिट। वेरी गुड पॉइंट। जो बच्चों को नहीं समझाऊंगा ना, ये पॉइंट थोड़ा ट्रिकी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप पॉइंट को समझो, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? डबल टैक्स इज अवॉइडेड, देयर इज नो टैक्स ऑन शेयर इन द प्रॉफिट। ठीक है, आपको एक बात बताओ, आपको ये कौन से टैक्स की बात कर रहा है? कौन सा टैक्स की बात कर रहा है? ये इनकम टैक्स की बात कर रहा है। ये क्या बोल रहा है? बोले लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जब भी प्रॉफिट कमाएंगी ना, तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही बार टैक्स लगेगा,
जब ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एलएलपी को हो गया, तो ये एलएलपी के बैंक अकाउंट में पड़े हुआ है, तो ये प्रॉफिट को बांटेंगे क्या पार्टनर्स आपस में? जैसा हेन मोटर्स एलएलपी के अंदर टोटल 4 पार्टनर है, ए बी सी और डी। सपोजिंगली ये 4 पार्टनर्स है, तो क्या ये 4 पार्टनर्स को जब ये प्रॉफिट बांटा जाएगा, तो ये जब प्रॉफिट पार्टनर्स के हाथ में आ जाएगा तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा क्या? मतलब क्या बोला सर, ये ऐसा डबल डबल कैसे का हो जाएगा फिर? मतलब मैंने क्या एकदम सिंपल सा बात बोला आपको। सपोजिंगली हेन मोटर एलएलपी को मैं लिख रहा हूँ, तो मैं इधर नहीं देख रहा हूँ, मैं नीचे देख रहा हूँ। हेन मोटर एलएलपी को टोटल सपोजिंगली 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैं 2 मिनट का सारा हटा दूंगा। सपोजिंगली हेन मोटर एलएलपी को 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट के ऊपर अपन क्या देते हैं? इनकम टैक्स। सपोजिंगली इसके ऊपर टैक्स लगा एट द रेट ऑफ 30%। कितने रेट पे? 30%। सपोजिंगली 30 लाख रुपए का प्रॉफिट लग गया, टैक्स कट गया, बाकी कितना बचा? 70 लाख रुपए का प्रॉफिट आज भी हेन मोटर्स एलएलपी के तिजोरी के अंदर पड़ा हुआ है। सपोजिंगली इसके 4 पार्टनर्स हैं, तो 4 पार्टनर्स को प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाएगा क्या? बिल्कुल दिया जाएगा सर, जो भी एक रिस्पेक्टिव रेशियो आएगा। या तो अपन ऐसा बोलते, समझो हेन मोटर एलएलपी ने बोला कि यार ये जो 70 लाख का प्रॉफिट है ये बांट देंगे। एग्जाम्पल पर्पज के लिए बोलता है, किसको 20 लाख का मिला, मेरा पेन नहीं चला यार, 2 मिनट। हाँ, किसी को सेल का थोड़ा प्रॉब्लम है, किसी को 20 लाख रुपए का प्रॉफिट मिला, किसी को 30 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितना 50 लाख हुआ, बाकी किसको 10 लाख रुपए, किसको 10 लाख। अब इनको अपन ने प्रॉफिट बांटा, इनको अपन ने प्रॉफिट बांट दिया। सर आपके वजह से दिख नहीं रहा हमारे पीछे का। सपोजिंगली अभी ये इतना का टोटल प्रॉफिट बांट दिया। अब सपोजिंगली पार्टनर ए के हाथ में 20 लाख रुपए आया, अब पार्टनर ए की इनकम कितनी हो गई? 20 लाख रुपए, बिकॉज टोटल 70 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। 70 लाख रुपए में का जो प्रॉफिट हुआ था, 20 लाख रुपए अपन ने मिस्टर ए को दे दिया, तो मिस्टर ए के हाथ में कितना पैसा आया? 20 लाख रुपए। क्या ये 20 लाख रुपए के ऊपर डबल से टैक्स लगेगा क्या? डबल से कैसे का लगेगा बेटा? देखो, एक बार हेन मोटर्स को टैक्स लग गया, 1 करोड़ का टोटल इनकम था, इसके ऊपर टैक्स लग गया 30 लाख रुपए का, बचा कितना? 70 लाख। ये 70 लाख को हमने किसमें बांटा? पार्टनर्स में बांटा। हर एक पार्टनर के हाथ में कैश आई तो उसके हाथ में प्रॉफिट हो गया, उसके प्रॉफिट के ऊपर 20 लाख रुपए सपोज मिस्टर ए को मिले, तो क्या मिस्टर ए को जो 20 लाख रुपए मिले हैं, जब 20 लाख रुपए मिस्टर ए को मिले तो उसके ऊपर भी उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा क्या? नहीं। ये क्लॉज क्या बोल रहा है? जब भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ने अगर टैक्स भरे हुआ है, तो वो जब प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटा जाएगा और जब वो प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा, उसके ऊपर डबल से टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए बोले डबल टैक्सेशन इज अवॉइडेड। किसके केस के अंदर? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर। पक्का आई होप सो आपको समझाऊंगा। तभी भी प्रॉफिट होगा तो सिर्फ एलएलपी के हाथ में टैक्स लगेगा, पार्टनर्स के हाथ में टैक्स नहीं लगेगा। सर स्वाभाविक सी बात है, सही बात है। कंपनी के केस के अंदर थोड़ा उल्टा चलता है। कंपनी को जब प्रॉफिट होता है ना, सपोजिंगली मैं एग्जाम्पल लेता, वापस मैं एक एग्जांपल लेता, ये इसके जगह पे अपन हेन मोटर के जगह पे अपन लिखते HUL कंपनी। क्या लिखते हैं अपन? HUL या जियो कंपनी, जो भी आपको अच्छी लगती होंगी। HUL बोले तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, डव पियर्स वाली कंपनी। सपोजिंगली जियो कंपनी को प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ रुपए का, 30 लाख रुपए का टैक्स उन्होंने सरकार को दे दिया। 70 लाख रुपए का तो जो प्रॉफिट बचा है, ये 70 लाख रुपए का शेयर होल्डर्स के बीच में बांटा जाएगा, जैसा मुकेश अंबानी को प्रॉफिट दिया जाएगा। जब ये प्रॉफिट मुकेश अंबानी को दिया जाएगा ना, उसमें से भी डबल से एक बार टैक्स लगाएंगे। उसको बोला जाता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड मतलब जो प्रॉफिट बांटते हैं ना, उसको बोला जाता है डिविडेंड। जो प्रॉफिट कंपनी अपने अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, उसको नाम दिया गया है डिविडेंड। क्या बोला जाता है? डिविडेंड। पक्का? डिविडेंड। तो जब डिविडेंड शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है, उसके ऊपर और एक टैक्स लगता है, उसका नाम है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। नाम भी समझ में आ जाए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो सर ये एक बार इधर दिए टैक्स, एक बार इधर दिए, तो दो बार टैक्स हो रहा है। तो मैं वही तो बोला, कंपनी के केस के अंदर 2 बार टैक्स लगता है, लेकिन एलएलपी के अंदर सिर्फ एक ही बार टैक्स लगता है। कब लगता है? सिर्फ एक ही बार लगता है, जब उसको प्रॉफिट हो एलएलपी के बाद। जब बांटने के टाइम पे लगता है क्या? नहीं। पक्का? सर वो और बात हो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके ऊपर मत सोचो इतना। आपको जो इतना बेसिक है ना, उतना मैंने बता दिया, तो इसके ऊपर छोड़ दो। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का आगे अपने को बहुत डिटेल में आएगा, तब आपको पढ़ाऊंगा।
पक्का। लेकिन आज की तारीख के अंदर आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए था, तो समझ में आ गया ना? हाँ समझ में आ गया। जब प्रॉफिट नहीं, जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ और वो कंपनी अपना प्रॉफिट बांट रही, तो जितना अमाउंट का प्रॉफिट बांटेंगे उसको बोला जाएगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। सर एक क्वेरी पूछना क्या हमने? हाँ पूछो, बिल्कुल पूछो, बिंदास। सपोजिंगली आप इसको हटाओ वाला पूरा का पूरा हटाओ, पूरा हटा दो। समझो 70 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, कितने का? 70 लाख का। 70 लाख में से कंपनी ने डिसाइड किया कि 70 लाख में से ये साल सिर्फ 50 लाख रुपए ही प्रॉफिट बांटने का है। ऐसे कर सकती क्या? 70 लाख का प्रॉफिट हुआ, सिर्फ 50 लाख का ही बांटा, चल सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ 50 लाख रुपए तक का ही कंपनी ने प्रॉफिट बांटा, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कितने अमाउंट पे लगेगा? नाम क्या बोला था मैंने? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। जितना प्रॉफिट बांटेंगे सिर्फ उस पर लगेगा। तो आंसर टू योर क्वेरीज, सिर्फ 50 लाख रुपए के ऊपर ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT लगेगा। पक्का पक्का? ये समझो कि नहीं? कळलं की नहीं? समझा पक्का समझा ना बच्चा? यस। सर और एक क्वेरी है, पूछूँ क्या? अरे बिंदास पूछो। बाकी का कितना बच गया? 20 लाख रुपए। फिर 20 लाख रुपए कब टैक्स लगेगा? 20 लाख पे तो टैक्स ही नहीं लगा। जब अगले साल पे हम ये वाला प्रॉफिट बांटेंगे वो टाइम पे डिविडेंड। सर अगले साल नहीं बांटा, उसके अगले साल जब भी बांटेंगे, आज के 40 साल के बाद में हमने प्रॉफिट बांटना रहा, वो टाइम पे टैक्स लगेगा। सर एक क्वेरी आई हमको, कंपनी ऐसी 20 लाख रुपए बचा के क्यों रख रही है? क्यों बचा के रख रही होंगी? तो एक बात बताओ, कंपनी के अंदर हर साल एक जैसी पोजीशन चलती होंगी कि कंपनी हर साल प्रॉफिट ही कमाती होंगी क्या? नहीं, हर साल प्रॉफिट थोड़ी ना कमाती है। कभी कभी डाउनफॉल आ गया, जैसा कोविड पीरियड आ गया, कंपनी बंद होगी तो प्रॉफिट नीचे हो गया। तो वो टाइम पे अगर अपने को पैसा तो लगेगा, तो वो टाइम पे पैसा कहाँ से आएगा? जो ये प्रॉफिट निकाल के रखती ना कंपनी तिजोरी के अंदर, अलमारी के अंदर, बैंक के अंदर, उसको यूज करते हैं। जब भी कंपनी के पास में टफ टाइम आता है, वो टाइम पे ये पैसे को निकालते हैं। ओके सर, अभी समझ में आया। सर फिर कंपनी ने जब खुद ने प्रॉफिट यूज किया, जैसा भी सपोजिंगली 20 लाख रुपए से कंपनी ने कोई लैंड परचेज किया, ये 20 लाख रुपए से, तो उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा। अरे नहीं, शेयर होल्डर्स को बांटा तो ही वो केस में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे, तभी आएगा। पक्का कैसे समझ में? ओके ठीक है सर, अभी के लिए तो ठीक है। चलो आगे, आपको पूरे का पूरा पॉइंट समझ में आ गया। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर 2 फीचर्स अपन ज्वाइन करते हैं। कौन से? एक तो कंपनीज का फीचर लिमिटेड लायबिलिटी का, और एक पार्टनरशिप फॉर्म का फीचर्स। पक्का दो फीचर्स को ज्वाइन करके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाई गई है क्या? बिल्कुल पक्का। उसके अंदर कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। मिनिमम कितना भी लगा सकते क्या? 10 रुपए से भी अपन LLP को शुरुआत कर सकते क्या? यस। मिनिमम कितने लोग होना? मिनिमम 2 लोग होना। मैक्सिमम कितने लोग होना? कोई लिमिट नहीं है। क्या एग्रीमेंट कराना कंपलसरी? क्या बिल्कुल एग्रीमेंट करना। रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी? क्या? यस। क्या उनके सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है? क्या? यस। क्या अपन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या खुद के नाम पे कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं? क्या? बिल्कुल। क्या उसका बनाने का खर्चा कम है? क्या? यस। क्या वो बनाने के अंदर ज्यादा टाइम पास होता है? क्या मतलब ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है? क्या? नहीं, जल्दी भी बन जाती है। कंपनी के मुकाबले जल्दी, सोल प्रोप्राइटर के मुकाबले थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, ट्रांसफर कर सकते हैं? वैसे ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई रिस्ट्रिक्शन डाल दिया होगा एग्रीमेंट के अंदर ही, ऐसा क्लॉज डाल दिया कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो वो केस में ट्रांसफर नहीं कर सकते। डबल से टैक्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। पक्का कड़क एकदम मस्त पैकी। यस। आज इसके बाद में अपन अभी पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय फॉर ऑफ। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने कभी नाम सुने क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर हमने वो वाली सोसाइटी सुने। कौन सी वाली? वो गोकुलधाम सोसाइटी। कुछ भी मत बोला करो यार आप, गोकुलधाम सोसाइटी सुना, कुछ भी बोलते आप। गोकुलधाम सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैंने। अभी कभी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम सुना है क्या आपने? कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम नहीं। अमूल का नाम सुने क्या? हाँ, अमूल का नाम सुना है। अमूल दूध पीता है इंडिया, नाम सुना है ना? अमूल इज द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया। सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इनफैक्ट आई थिंक वर्ल्ड में भी कहीं तो भी अच्छे नंबर पे आती है, या फर्स्ट रैंक पे आती है। बाय आई एम सेइंग, उसके साथ में करीबन 7 से 7.5 लाख लोग ज्वाइन हुए। अरे बाप रे, 7.5 लाख मालिक है किसके? कोऑपरेटिव सोसाइटी के, अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी के। पक्का नाम सुने में क्या? अमूल ना एक एब्रीवेशन है, मतलब आनंद मिल्क यूनियन। आनंद मिल्क यूनियन, आखिरी का एल आप बताओगे मुझे। कल का, अच्छा बच्चा, कल इन द सेंस वेडनेसडे को 12 तारीख को अपना सेशन है। आपका कोई क्वेरी होंगे तो प्लीज आप रेडी करके रखना, आप मुझे क्वेरी आपकी पूछ सकते हो, राइट? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, अच्छा क्यों हो गया, हम लेट क्यों हो जा रहे हैं? बिकॉज अभी हमको ना कुछ टॉपिक ऐसे कंटिन्यूसली लेने के हैं। मतलब हम बीच में लेक्चर्स को 2 पार्ट में टुकड़ा करेंगे ना,
या 2 दिन में डिवाइड करेंगे ना तो आपको टॉपिक्स नहीं समझेंगे। ये एक्चुअली ऐसी प्रॉब्लम है कॉमर्स के अंदर। एक्चुअली ये डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा है हमारे को कि कभी कभी सेशन की साइज बहुत बड़ी हो जाती है, कभी कभी ऐसे भी लेक्चर्स आएंगे 2.5 घंटे का एक आधा लेक्चर होता है, तो थोड़ा सा आपको कोप अप करना पड़ेगा। हाँ, आप वरी मत करना, आपका पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट होगा, लेकिन द थिंग इसकी बस हमारे बेस से होना चाहिए। समझा क्या मैं क्या बोलना चाहता था? तो आप प्लीज़ कभी उसको बोलना नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन चीज़ क्या है, इनका कोई प्रॉफिट मोटिव इंटेंशन ही नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई किस लिए जाती है? वो हेल्प करना चाहती है जो कि लोग उनके साथ में। इनफैक्ट जब अमूल बनाई गई थी ना, अमूल का मेन ऑब्जेक्टिव था कि लोगों किसान को बचाया जाए, किससे? लैंडलॉर्ड से बचाया जाए। बिकॉज उनके पास में कैटल्स थे, कैटल्स का दूध आता था, लेकिन दूध बेचने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म ही अवेलेबल नहीं था। सर प्लेटफॉर्म मतलब क्या? देखो गांव खेड़ों के अंदर इतनी गाया थी, इतना दूध था, लेकिन सिटी के पास में गाया नहीं था और दूध ही नहीं था। इनको ध्यान से यहाँ तक मतलब सिटी में आने के लिए पैसा चाहिए था, गाड़ी चाहिए थी, दूध खराब ना, बिकॉज उसकी दूध की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, जल्दी खराब हो जाता है, रेंचिड स्मेल हो जाती है, फट जाता है दूध, पता है आपको। तो इस वजह से ना बहुत प्रॉब्लम जा रही थी। तो क्या नाम था उनका, विक्रांत साराभाई था कि ऐसा कोई तो भी था। विक्रांत साराभाई ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में बातचीत करी कि बोले यार कहीं ना कहीं इसको खत्म करना पड़ेगा। और वो टाइम पे फिर उन्होंने अमूल की शुरुआत की थी। अमूल आनंद, ये एक्चुअली एक तालुका, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, आनंद वहाँ का नाम है, वहाँ पे वो फॉर्म करी हुई। और अमूल का इतना बड़ा क्या बोलते हैं प्लांट है और सब है कि वो डेली भर का, अगर आप जो मिल्क का कंजम्पशन देखेंगे ना, तो 33 लाख लीटर्स का मिल्क वो डेली को परचेज करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। आप समझो अमूल की कैपेसिटी कितनी बड़ी है। उसके अंदर एग्रीकल्चरिस्ट जो लोग हैं ना, किसान विसान, यही उसके मालिक है, यही उसके अंदर काम करते हैं। मतलब मालिक भी वही है, काम भी वही करते हैं। इस वजह से बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बाय द, मतलब बाय, इट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म बाय द मेंबर एंड इट इज फॉर द मेंबर एंड इट इज ऑफ द मेंबर। क्या बोल रहे? कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बाय द मेंबर, इट इज फॉर इट्स मेंबर एंड इट इज ऑफ इट्स मेंबर। मेंबर के लिए, मेंबर्स के लिए ही बनाई गई ही एक संस्थान है, इसको बोला जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या इनका कोई प्रॉफिट मोटिव इंटेंशन नहीं रहता? क्या नहीं। बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि ये अपने मेंबर्स को कोई ना कोई सर्विस देती रहती है। अमूल के केस के अंदर वो क्या सर्विस देते हैं? अमूल के केस में वो दूध कलेक्शन करते हैं, जितने भी मेंबर्स अमूल के साथ में एसोसिएटेड उनसे सबसे दूध कलेक्शन किया जाता है। पक्का सबसे वो दूध कलेक्शन करके एक जगह पर आते हैं और उसको पैस्चराइज करते हैं। पैस्चराइज मतलब एक प्रोसेस का नाम है। पैस्चराइज आपको 10th में अगर आपने पढ़ा होगा, उसके बैक्टीरिया को किल करते हैं। किल कैसे करते हैं? एक सर्टेन टेम्परेचर पे राइज करके लो करते हैं, सो दैट फिर उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। पक्का फिर भी उसको कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखना ही पड़ता है, लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। पक्का ठीक है। वो प्रोसेस करते हैं और उसको पैकेजिंग करके उसको बेचते हैं। अमूल बहुत सालों तक ऐसे ही करता था, दूध को परचेज करता था, दूध के पैकेट्स को बना के मार्केट में बेच देता था। बहुत टाइम के बाद में, मतलब आज की तारीख में, मतलब उसको बहुत टाइम हो गया है, बहुत साल हो गए उससे, एक्चुअली 15 से 20 साल हो गए होंगे। उसके बाद में अमूल ने ना अलग अलग प्रोडक्ट बनाने चालू कर दिए, जैसा चीज़ हो गया, बटर हो गया। इनफैक्ट अगर आप रेशियो देखोगे ना, तो 88% ऑफ टोटल चीज कंज्यूम इन इंडिया इज प्रोड्यूस्ड बाय अमूल। आप अमाउंट देख रहे हैं कितना बड़ा हो जा रहा है। अच्छा, ये नंबर कम होते आ रहा है धीरे, बिकॉज अभी बाकी ब्रांड जो बताए जैसे गोवर्धन हो गया, बहुत ब्रांड्स अच्छे आ रहे हैं मार्केट के अंदर। लेकिन ठीक है, क्वालिटी के मामले में अमूल का बहुत अच्छे अवार्ड्स मिले हैं उसको। सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म एडवर्टीजमेंट रन करने का अमूल के पास में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंदर नाम मेंशन है। वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, भले वो किसानों ने बनाई है, किसानों के लिए है, लेकिन उसके अंदर जो फॉर्मेशन है ना, तो वो बहुत सिस्टमेटिकली मैनेज करी हुई कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सर एक क्वेरी है, जब इतना बड़ा उनका साइज है तो ये कंपनी में क्यों नहीं बन जाते? एक कंपनी में नहीं बनेगा उनको। वो चाहते कि हम आज भी हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और अमूल के अंदर ना सिर्फ अमूल एक बेसिक एक पेरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके अंदर ना बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बहुत आती है। समझा क्या? बचत गट, मतलब ऐसे टाइप के, मतलब अलग अलग बचत गट आते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती है, उनको सबको मिला के अमूल बना हुआ है। अमूल सिर्फ एक ही चीज नहीं है, अमूल के अंदर और भी सोसाइटीज काम करती है। पक्का आपको फिगर समझना है क्या? अच्छा, अमूल के टोटल, अमूल डेली का 33 लाख लीटर का 33 लाख लीटर्स ऑफ मिल्क डेली परचेस करता है अपने किसानों से। नंबर सुना कितना बड़ा है? और वो उसको प्रोसेस करता है। और एक बात बताओ, उसके पास में 50 लाख लीटर के मिल्क को प्रोसेस करने की कैपेसिटी है। आप समझे क्या? उन्होंने फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट है, फुल्ली, मतलब उसके अंदर सिर्फ पैकेजिंग पर्पस के लिए, मतलब आखिरी सबसे टर्मिनल स्टेज पे जब डिस्पैच होने के स्टेज पे आते हैं, सिर्फ वो टाइम पे ही वर्कर्स काम करते हैं। बाकी पूरी की पूरी प्रोसेस अनटच होती है। सिर्फ कोविड के टाइम पे नहीं, 24/7 365 डेज ये, बहुत सालों से उसका ऐसी प्लांट चलता है।
पक्का पक्का क्या करते हैं आपको प्रोसेस बताओ क्या, कुछ नहीं, हर गांव के अंदर ना ये कलेक्शन यूनिट्स बना के रखे उन्होंने। तो कलेक्शन यूनिट से काम क्या करते हैं, जितने भी गांव के अंदर जितना भी मिल्क आता है ना, वो मिल्क वहाँ पे वो उनसे मोच के लेते हैं, उसके अंदर फैट कितना है उनसे कलेक्ट किया जाता है। और जितना भी मिल्क सपोज उन्होंने सप्लाई किया, सपोजिंगली मैंने उनको 20 लीटर का मिल्क सप्लाई किया, तो 20 लीटर का मिल्क वो मुझे आज के रेट के हिसाब से मुझे मेरे अकाउंट के अंदर डाल देंगे। सपोजिंगली आज का 1 लीटर का, मैं एग्जांपल पर्पज के लिए ले रहा हूँ, 1 लीटर का कीमत है 100 रुपये, 20 लीटर मैंने उनको बेचा, तो 20 लीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपये, 2000 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर डालेंगे। और महीने के आखिरी में एक बार वो सेटलमेंट करते हैं, पूरे साल भर के सारे 7.5 लाख मेंबर्स के सेटलमेंट करते हैं। पक्का समझा आपको? इस तरीके से अमूल काम करती है। अमूल ये पूरे मिल्क को लेके जाती है उनके सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर, वहाँ पे पूरे के पूरे जो आजू बाजू के गांव के सारे जो कलेक्शन यूनिट्स थे वहाँ से मिल्क आता है वो अमूल के प्लांट के अंदर, और वहाँ पे उनकी प्रोसेसिंग होती है। वो प्रोसेसिंग होने के बाद में उसको कन्वर्ट किया जाता है अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसा कोई उसकी दूध बनेगा, कोई मतलब दूध डायरेक्टली फाइनल पैक होकर भेज देगा, कोई छाछ, लस्सी, जो भी अलग अलग प्रोडक्ट, श्रीखंड, जितने भी अलग अलग टाइप के आइसक्रीम, जो भी प्रोडक्ट्स रहते थे वो उससे बनाते हैं अमूल की प्रोडक्ट, चीज़ हो गई जितने उसको बनाया जाता है। पक्का समझा आपको? इतना अच्छे तरीके से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रन करी। आपने नाम नहीं सुना था, बोलते कुछ भी बोलते हैं, बहुत पुरानी है अमूल, ठीक है, और उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अपन ओसीएम के अंदर भी पढ़ेंगे अमूल के बारे में थोड़ा सा, मतलब एक एडिशनल पॉइंट, एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में, ई के बोलता हूँ उसको, एक्स्ट्रा नॉलेज उधर पढ़ेंगे। पक्का पक्का हमको बेसिक कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब समझ में आया क्या? फार्मर्स को लॉस हो रहा था तो उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। सारे का सारा फार्मर, मतलब अकेला फार्मर उधर गांव में अकेला खुद का दूध लेके आता तो उसको पुरता नहीं था, तो उसने क्या किया, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, बोले इनका सबका मिल्क को अपन जमा करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, पैकेज बना के खुद के ब्रांड के अंदर बना के बेचने लगे। समझा क्या आपको? ये ऐसे एक्चुअली करते हैं। समझा एकदम मस्त। अन पढ़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल। वॉलंटरी मतलब खुद के इच्छा से लोग साथ में जुड़ते हैं, बोले इसलिए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल। फॉर्म काहे के लिए फॉर्म करें? टू अचीव सर्टेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। बोले कोऑपरेटिव सोसाइटी है वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल जिसका मेन काम क्या है? टू अचीव सर्टेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अमूल के केस के अंदर उसके फार्मर्स की एक क्या बोलते हैं इमेज अच्छी, मतलब उसकी स्टैंडिंग पोजीशन अच्छी करनी थी, इस वजह से उन्होंने ये अमूल बनाई थी। बोले इट इज वॉलंटरी एसोसिएशन, जो लोगों को आना है वो खुद की मर्जी से आए, कोई उनको फोर्स करके अपने अंदर लेंगे नहीं। पक्का पक्का एकदम सिंपल सा स्टफ है कि वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पक्का टू अचीव कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मतलब सारे के सारे लोग जो साथ में आ रहे हैं इनका एक कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, कॉमन गोल है। पक्का पक्का यस। द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी सर्विस ओरिएंटेड। सर्विस ओरिएंटेड मतलब क्या? मेन काम रहता है इनका सर्विस देना उनके मेंबर्स को। जैसा अमूल का काम क्या था? वो दूध लेना, दूध का पाश्चराइजेशन करना और उसको पैकिंग करके मार्केट में बेचना, ये उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था। कोई एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है, वो क्या करती है? फार्मर से उनका सीड्स उठाती है, सीड्स को सॉर्टिंग करती है, उसको पैकेजिंग करती है, ब्रांडिंग करती है, मार्केट में बेच देती है। ऐसे भी रहती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कुछ भी कर सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो मिर्ची परचेज करती है, मिर्ची से मिर्ची का पाउडर बनाती है, उसको पैकेजिंग करके बेच डालती है। कोई मसाले परचेज करती है, रॉ मटेरियल परचेज करती है, उसको फिनिश गुड बना के बेच सकती है। अगर वो अकेले आदमी को डिफिकल्ट जा रही होगी तो सबके साथ में मिलके वो प्रोसेस करते, सो दैट फिर उसका लोड, जो प्रोडक्शन का लोड आता है वो कम हो जाए। पक्का पक्का। तो मतलब मेन ऑब्जेक्टिव कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही वो है कि वो सर्विस देना चाहती है अपने मेंबर्स को। समझा क्या रे? यस सर, समझा, मस्त भाई। द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इज कंपलसरी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर आपको रजिस्टर करना कंपलसरी है। तो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है 1960। क्या इनके लिए स्पेशल कानून है क्या? यस। नाम क्या है? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। पक्का। अच्छा सर, हमारी क्वेरी है, जैसे आपने बोला था मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म हमारा 2, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कितना मेंबर्स मिनिमम लगेगा? 10 लोग मिनिमम होना, उसके बाद में आप कोऑपरेटिव सोसाइटी चालू कर सकते हैं। अपन पढ़ेंगे, आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, अपन फीचर्स पढ़े। द फर्स्ट फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। द मेंबरशिप ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन टू ऑल। हम ऐसे नहीं बोलेंगे भैया सिर्फ ये हिंदुओं की कोऑपरेटिव सोसाइटी, नहीं, कास्टिज्म चलते नहीं है ना, एज ग्रुप को कंसिडर करता, कुछ भी नहीं। मतलब हम सबको ओपन रखते, जिसको भी हमारा मेंबर बनना है वो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। यस। अभी एक बच्चे का कोई पॉइंट आएगा, सर लेकिन हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके अंदर तो सिर्फ ये पर्टिकुलर ब्ला कास्ट के ही लोग हैं, ठीक है, वो नहीं ऐड करना चाहते, लेकिन कोई ऐसे डिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगा सकते। आगे जाके अगर सपोजिंगली कोई कोर्ट में अगर उनके अगेंस्ट में किसी ने केस फाइल कर दिया ना, तो सामने वाले को उनको लेना ही पड़ेगा, एक्चुअली रहता है। लेकिन लोग क्या नहीं करते, सारी काम नंदोले छोटे अंदर मत अंदर। इट्स बी वॉलंटरी एसोसिएशन, लोग खुद की मर्जी से आना चाहिए। पक्का। यस, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 10। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई लिमिट है क्या? नहीं, बिल्कुल भी लिमिट नहीं है।
इस वजह से अमूल के अंदर आज 7.5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, एक्चुअली जुड़े हुए हैं। पक्का पक्का। इसमें एक बार का नेट आप देखते होंगे कि नहीं, मैं जब छोटा था ना, मैं बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स देखा करता था कि वो कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, उसके बारे में बहुत स्टडी करता था। अमूल का एक नेशनल जियोग्राफी का एक इवेंट रिकॉल किया, बनाए थे उन्होंने कि अमूल के चॉकलेट्स, आज अमूल के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब उन्होंने रिसेंटली वो क्या बोलते हैं फूडी आइटम्स का खुला है, मतलब वो पोटैटोस के चिप्स का बोलो, पोटैटो के चिप्स नहीं, जैसा वो फ्राइम्स बोलते हैं हम उनको, मतलब रेडी टू ईट नहीं, रेडी टू ईट नहीं रे, क्या बोलते हैं उनको, रेडी टू कुक। डायरेक्टली आइटम नहीं रहते कि मतलब डायरेक्टली वो आएगा, आप इसके अंदर आपका गर्म तेल में डालो और वो आएगा खा लो, ऐसा वाला स्टफ रहता है। आपको समझा क्या मैं क्या बोल रहा, अभी एडवर्टाइज आ रही है, आपको मानना सकते हैं तो बोला। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड, वेरी गुड। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, कितना लिमिटेड, जितना अमाउंट तक उन्होंने एग्री किया कि हम उतना देंगे, उतना तक लिमिटेड है। इट डिफर फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बोले ये बाकी के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत अलग है। क्यों अलग है? इट इज नॉट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज इसका एम प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन का है क्या? बिल्कुल भी नहीं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन का एम इनका है ही नहीं, बट टू प्रोवाइड सर्विस टू मेंबर्स। बोले इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या इनका प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना इनका एम है क्या? नहीं, इनका मेन होल सोल ऑब्जेक्टिव है अपने मेंबर्स को सर्विस देना। आप पहला पॉइंट बोलो, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी का? यस। दूसरा, क्या हम इसके अंदर मेंबरशिप सबको ओपन है क्या? कोई भी हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है क्या? बिल्कुल यस। इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर कोई लिमिट है क्या? नहीं। क्या लेकिन मिनिमम 10 लोग चाहिए क्या? बिल्कुल यस। उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है। आपको ये पॉइंट कैसे क्या याद होंगे? इनके अंदर ये था, आपको बाकी पॉइंट तो आ जाएंगे। द थिंग इज कि आपको कभी कभी कैपिटल का पॉइंट याद आने को ना, लायबिलिटी का पॉइंट याद आने को ना, स्पेशल एक्ट का पॉइंट याद आने को ना, रजिस्ट्रेशन का पॉइंट याद आने को ना, पक्का पक्का ओनरशिप और डिसीजन मेकिंग का पॉइंट याद आने को ना। आपको वो बेसिक वो चक्री याद है? चक्री मतलब गोला 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 अपन ने करे थे, वो अगर याद है ना बच्चा, तो आपको ये हो जाएगा, डोंट वरी। पक्का पक्का ये सब समझ में आया? चलो, द ऑर्गेनाइजेशन एंजॉय इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, वेरी गुड। आज अमूल के जो मेंबर्स है वो अमूल से अलग है। समझा कि मैंने क्या बोला? आज ऐसे नहीं बोलेंगे हमारी कोऑपरेटिव, वैसे तो उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग, उनके मेंबर्स अलग। पक्का पक्का समझा क्या मतलब? अगर कोई प्रॉपर्टी परचेस करनी है तो क्या अमूल के नाम पे लेंगे कि उसके मेंबर्स के नाम पे लेंगे? अमूल के नाम पे लेंगे। पक्का पक्का ये समझ में आया? द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डेमोक्रेटिक इन द नेचर एंड देयर इज इक्वलिटी इन वोटिंग। दे फॉलो प्रिंसिपल ऑफ वन मेंबर वन वोट, वेरी गुड। सर ये क्या है? मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डेमोक्रेटिक, मैनेजमेंट इज डेमोक्रेटिक। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, अपन नहीं बोलते क्या इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री? मतलब उसके अंदर सारे के सारे नागरिक को एक समान कानून दिया गया है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सारे के सारे लोगों को, एक आदमी को एक ही वोट दिया गया है। तो वो बोल रहा है, बोले मैनेजमेंट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मैनेजमेंट है ना, वो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, इंडिया के जैसा मैनेजमेंट होगा। मतलब हर एक आदमी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है उसके पास में अपना एक ही वोट है ना। यस, सपोजिंगली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, टोटल पैसा लगेगा उनको 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए। वो 1 करोड़ रुपए का पैसा 3 लोगों ने दिए भाई, 3 लोगों ने ऐसे नहीं बोला, हाँ ठीक है चलो 3 लोगों ने दिए भाई। तीनों लोगों के पास में हर एक बंदे ने दिया था 60 लाख रुपए दिए हुए, बाकी के 2 मेंबर ने 40 और 40 लाख रुपए दिए हुए। ये तीनों मेंबर्स के पास में मेजोरिटी विंस वाला फॉर्मूला नहीं है, मतलब मेजोरिटी विंस बोले तो ऐसा नहीं रहेगा कि जिसके पास में जितने ज्यादा पैसा लगाया उसके पास में उतना ज्यादा वोटिंग, नहीं, सारे मेंबर, जिसने 60 भी लगाया होगा उसको भी एक वोट, जिसने 20 लाख रुपए भी लगाया उसको भी एक ही वोट मिलेगा। डिपेंडिंग अपॉन पैसा कितना लगाया उसके बेसिस पे क्लासीफाई नहीं करेंगे। पक्का पक्का। इसलिए बोले तो उनका मैनेजमेंट कैसा है? डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है। उनके हर एक आदमी मेंबर के पास में इक्वलिटी वोटिंग है। मतलब आगे चल के अमूल के अंदर कोई एखादा फार्मर, एखादा कोई मेंबर होगा जो डेली के 1000 लीटर दूध सप्लाई करता होगा, उसको भी एक ही वोट मिलेगा। दूसरा हमारा फार्मर है वो सिर्फ 10 लीटर ही दूध सप्लाई करता है, उसको भी एक ही वोट मिलेगा। पक्का पक्का। बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी जब डिसीजन लेती होंगी कि यार ये नवा प्रोडक्ट लाना कि नहीं लाना, उसके लिए वोटिंग करवाते होंगे, तो सारे के सारे मेंबर्स की जब वोटिंग करवाएंगे तो हर एक मेंबर्स को एक एक वोट ही रहेगा। ठीक है सर, इतने सारे मेंबर्स की वोटिंग कैसे कराते होंगे? आपको नहीं लगता है बहुत डिफिकल्ट रहता होगा? एक्चुअली कैसा रहता है, हर एक गाँव के लिए ना स्पेशल लीडर अपॉइंट करके रखते थे, वो गाँव वाले अपने खुद से ही करते हो। समझा क्या मैंने क्या बोला? जैसा मैंने बोला अमूल एक पेरेंट है, उसके अंदर अलग अलग छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है। ये छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी का नेता रहता, वो अमूल के जो हेड ऑफिस के अंदर आता है, वो मतलब जब डिसीजन लेते हैं ना अमूल के हेड ऑफिस के अंदर, तब ये छोटे छोटे लीडर्स भी आगे, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स के लीडर भी ये मीटिंग के अंदर आते हैं और वो उनके ग्रुप को लीड करते हैं कि उनके बिहाफ पे ये वोटिंग करते हैं। ऐसा रहता है। मतलब साढ़े के साढ़े 7.5 लोगों को वोटिंग करने के लिए आने की जरूरत नहीं है, उनके लीडर्स को भी, उनके सिर्फ लीडर्स को ही जरूरत है वोटिंग करने की। पक्का पक्का। यस।
देयर इज अ कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। वेरी गुड। सिंस बहुत सारे लोगों का कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भरोसा है, पैसा लगे हुआ है, उनका रनिंग उनके ऊपर डिपेंडेंसी है। जैसे अमूल के ऊपर आज 7.5 लाख, अमूल के ऊपर 7.5 लाख लोगों की जिम्मेदारी दी गई है। नहीं क्या, इतने सारे लोग, अगर अमूल बंद होगी ना, इतने सारे लोगों का दूध लोगों को रास्ते में फेंकना पड़ेगा। आप बात समझो, इतने सारे लोगों को दूध ही नहीं मिलेगा, माल न्यूट्रिशन से लोग सफर करना चालू हो जाएंगे। दूध के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो नहीं मिलेगा तो कितना तकलीफ हो जाएंगे। विटामिन होते हैं, बहुत सारे चीज़ें रहती हैं। तो इस वजह से पूरे, अगर अमूल खत्म हो गया तो इतने सारे किसान लोगों को बहुत तकलीफ हो जाएगी। वही समझा क्या? इस वजह से बोले कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट, जो स्टेट की गवर्नमेंट है ना, बिकॉज उनके ऊपर कानून किसका अप्लीकेबल होता है? स्टेट गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट उनके ऊपर टाइम टू टाइम कंट्रोल करती है। अगर कोई गवर्नमेंट को लगा कि यार ये बरोबर नहीं चल रही, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बरोबर काम नहीं कर रही है, पब्लिक को हार्म कर रही है, तो वो गवर्नमेंट रूल पास करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बंद कर देती है, या कोई दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को बोलती है कि तुम उसको परचेज कर लो, एक्वायर कर लो, और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को बंद कर दो। पक्का पक्का सर, ये नहीं समझा। मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट एक दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाती है, उनको बोलती है कि आज तुम्हारे मैनेजमेंट सारे के सारे इनको रन करेंगे। पक्का पक्का, यस, ऑन द वर्किंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर वो गवर्न करते हैं। मैं इसके अलावा आपको ये बताना चाहता है, ये अमूल का देखो, ये अमूल की वेबसाइट से निकाला है मैंने। आप www.amul.com करना, आपको दिख जाएंगे। देखो ये अमूल की वेबसाइट है, मैंने वहाँ से लिखा है। तो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू पढ़ रहे अपन, ठीक है। बाजू उठ के आपको दिख रहा है ना मेरे पीछे का? ये सर, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर मेंबर्स कितना है? देखो करीबन 7.5 लाख लोग हैं, 7,64,954 लोग हैं। ये आज मैंने निकाला था तब का फिगर से। टोटल नंबर ऑफ विलेजेस डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, टोटल जो मैंने बोला था छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके अंदर काम करती है, तो टोटल कितनी काम करती है पता है क्या? 1821 कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके अंदर काम करती है। देखो आप ये बोल रहे हैं ना, इधर देखो ना यार, आप देखते भी नहीं हो, देख रहे ना सर, ये दिख रहा है क्या आपको? टोटल नंबर ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो काम कर रही है अमूल के अंदर, वो कितनी है? 1812। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इतना। टोटल मिल्क हैंडलिंग कैपेसिटी टोटल 50 मिलियन लीटर। मिलियन लीटर मतलब 1 मिलियन बोले तो 10 लाख रुपए, तो 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5, टोटल कितना हो गया? डेली कैपेसिटी, पर डे की कैपेसिटी कितनी है? 50 लाख लीटर की कैपेसिटी होगी। और डेली मिल्क एवरेज मतलब डेली कलेक्शन कितना करे? 3.3 है वो, 3.3 मिलियन लीटर, मतलब 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 10, टोटल 33 लाख लीटर वो मिल्क परचेज करते हैं। समझे आपको कितना भारी पॉइंट बोला उन्होंने। उनका मिल्क ड्राइंग कैपेसिटी मतलब वो मिल्क को प्रोसेस करने का एक प्रोसेस रहती है, ड्राइंग बोलते हैं उसको। और वे ड्राइंग मतलब क्या? वे प्रोटीन पता है आपको? वे प्रोटीन नहीं पता? जो बॉडी बिल्डिंग करता होगा ना, उनको वे प्रोटीन पता होगा। वे प्रोटीन मतलब क्या होता है? दूध को इतना गर्म करते कि वो पाउडर बन जाए, उसको बोलते हैं वे प्रोटीन का नाम है वे प्रोटीन। जो मिल्क से बनता है उसको बोला जाता है वे प्रोटीन, है ना? ठीक है, वो इतना मेट्रिक टन की उसकी कैपेसिटी, ये कैपेसिटी डेली इतना नहीं होता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी है। डेली वो कितना एवरेज, ऑन एन एवरेज कितना मिल्क कलेक्शन करते हैं? 33 लाख लीटर, 33 लाख लीटर्स का मिल्क परचेस करते हैं। इतना बताऊंगा। कैटल फीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, अच्छा ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अभी गाय भैंसों को क्या लगता है, मतलब दूध बनाने, मतलब वो कुछ ना उनको भी तो खाना लगता है ना, तो वो भी अमूल देती है। मतलब आपकी कैटल को फीडिंग करना रहता है ना, तो वो भी अमूल देती है। पॉइंट समझा क्या आपको? आपको पता है कि इनको प्रॉफिट कितना, मतलब इनका सेल्स कितना था 2018-19 के अंदर? कितना था बोलो ना, एक बार बोलो ना, मैं भी आंकड़ा भूल गया। 6,000 कितने भी करोड़ का था, 6,000 समथिंग का, 6,966 करोड़ रुपए का टोटल सेल्स रिवेन्यू। ये मैंने नहीं बोला, अमूल की वेबसाइट से मिला है आपको, आप खुद भी सर्च कर सकते हो। अमूल की वेबसाइट बोलती है कि हमारा टोटल सेल्स, ये टोटल सेल्स है, यहाँ प्रॉफिट नहीं, ये टोटल सेल्स बोल रहे 6,966 करोड़, 6,966 करोड़, 6,966 करोड़ का टोटल सेल्स हुआ है 18-19 के अंदर। अभी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब अभी 2 साल पुरानी बात तो पक्का। तो ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा चिल्लर नहीं है, बहुत काम की है। अमूल तो बहुत अच्छे तरीके से काम, ये मैं इसकी बोल रहा था, ये क्या है अमूल होम डिलीवरी अवेलेबल फूडलैंड। अच्छा ये वो आई थिंक वो होगा, वो आपको पता है क्या क्या रहता वो? हल्दीराम का हॉटस्पॉट रहता। आप नागपुर अगर गए होंगे तो आप हल्दीराम के हॉटस्पॉट में वहाँ पे फ्रेश खाना, फ्रेश मतलब नाश्ता कर सकते हैं वहाँ पे। वैसे ही अमूल का भी ना खुद का ये पार्लर्स अवेलेबल है, वहाँ पे आके आपको फ्रेश फूड्स और ये सब डिशेस अवेलेबल हो जाएंगी, और होम डिलीवरी भी कराते हैं।
ठीक है। अच्छा, ये अमूल जो है ना, अमूल का मतलब वो आनंद कहाँ से, वो तालुका का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जो मैंने आपको तालुका है, डिस्ट्रिक्ट कोई तो भी उसका नाम है। कहाँ पे सर? ये गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर ये सारे के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट गुजरात के अंदर है। क्या मतलब महाराष्ट्र क्या कर रहा था, बट ठीक है चलो। आपको समझा पूरा का पूरा अपने जो पढ़े? यस सर। ये देखो इधर कुछ भी लिखा है, लिखा क्या आपको? ये आनंदी, आनंद, अमूल जिला, कुछ भी लिखा हुआ है, ध्यान दो, पढ़ लेना आपने एक बार, कुछ तो भी है। कियारा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड, अमूल डेयरी, आनंद, ठीक है। सॉरी, चलो मैं सेशन को एंड करूं। आपको दोनों टॉपिक पूरा का पूरा यहाँ तक समझ में आ गया? पक्का पक्का? यस सर, कड़क एकदम पक्का। यस, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।